ये रोना कब तक आप रोते रहेंगे उसके अंदर? अब तो आप जो इल्ज़ाम लगाते हैं इनकी लुपा छुपी छुप छुप के ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अरे मैंने तो डंके की चोट के ऊपर ओपन कहा हूं तुमको कि अगर तुम्हारी सही नीयत साफ है तो आओ, हम तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार है। बोलो, डिक्लेयर करो उसके अंदर, हम सब साथ में मिलकर करेंगे उसके अंदर। तो अब ये पेचीदा हो गए हैं, इनको परेशान हो गए हैं कि साला इतने दिनों से तो हम इनको घुमा रहे थे पब्लिक को कि ये बीजेपी को मदद करते हैं, बीजेपी को। मैं बोला लो, अब तुम्हारे साथ में आके तो हम बीजेपी को कैसा गिराते हैं। और 2019 के अंदर, 2014 के अंदर हमने किसको हराए? यहाँ पे तो कांग्रेस का एमएलए नहीं था, यहाँ पे तो कोई एनसीपी का एमपी नहीं था, हमने हराए किसको? बीजेपी और शिवसेना के एमएलए को हराए, बीजेपी और शिवसेना के एमपी को हराए हैं हमने। और फिर उसके बावजूद भी अगर हमको बोलते हैं जनता बहुत होशियार हो चुकी है सर, तो क्या ये मुमकिन है कि इत्तेहाद हो पाएगा? देखिए, एक कोशिश हमारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर जो एक समाजों के बीच में, धर्मों के बीच में, मज़हबों के बीच में जो एक दरार पैदा करने की कोशिश लगातार उनकी जारी है, इससे क्या दुर्भाग्य बात हो सकती है कि किसी एक फिल्म को जिसके अंदर इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है कि सारे मुसलमान ऐसे होते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए इस मुल्क का वज़ीर आज़म ही सबसे पहले पहल करे, तो उनके नीचे के प्यादों की क्या हरकत होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज ये मुल्क कहाँ जा रहा है, हम सबको सोचने की ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने के लिए हम समझते हैं कि देश के लिए सबसे घातक अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमने एक पहल की है, उसका हमको रिस्पॉन्स मिलेगा, कामयाब होगा नहीं होगा उसमें देखा जाएगा वक्त के हिसाब से। मगरबी बंगाल के इलेक्शन और हाल में जो यूपी के इलेक्शन हुए, इससे पहले जो एमआईएम की टैक्टिक्स थी तो वो सरासर महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में बिल्कुल खिलाफ थी। कुछ दिन पहले तक जो है तो मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर एमआईएम ने महाविकास आघाड़ी को घेरने की कोशिश की थी। तो ये क्या एमआईएम के जो पॉलिसी है उसमें तब्दीली बंगाल और यूपी के? देखिए, अगर हमने आज के दिन इनके साथ एक प्रस्ताव दिया है तो इसका मकसद ये नहीं है कि हम अपने मुद्दे जो है उनको किसी तरह से हम हटाकर उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर कर हम जा रहे हैं। भाई, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े रहकर कहा कि बाबरी मस्जिद की को हमने गिराया है करके और हमें गर्व है करके, तो हम पहले भी उस बात की निंदा कर चुके हैं। आज भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के अंदर यही फ़र्क है कि वो मजबूरी के तहत वहाँ पर बैठे, उन्होंने सुने उस बात को। अगर हम रहते वहाँ पर तो हम यकीनन वहाँ पर उनको उसी अंदाज के अंदर जवाब दिए होते। दूसरी बात ये है कि हम मुस्लिम रिजर्वेशन की बात हो, ये बात क्या सिर्फ है तो एमआईएम ने करनी चाहिए? वो पार्टियां जो मुसलमानों के वोट लेती है उनको कभी ख्याल नहीं आ रहा है कि भाई ये रिजर्वेशन जो है ये एक मुद्दा हमने भी उठाना चाहिए, क्योंकि हमने इतने साल जो सत्ता की कुर्सी का मज़ा लिया है वो इन्हीं लोगों की वजह से लिया है, इन्हीं लोगों ने हमको वोट देते आए हैं। लेकिन ये है ना कि सत्ता की लालच ऐसी होती है कि कुर्सी से मोहब्बत ऐसी होती है कि तमाम चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है इसमें। अब आज सोचिएगा कि ये अपने आप को सेक्युलर कहने वाली जमातें मुझसे कह रही है कि आप सेक्युलर है या नहीं है करके इसका सर्टिफिकेट दो। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ, जब शिवसेना के साथ गए थे, जिस शिवसेना ने मुंबई के अंदर खून की होली खेली थी, श्री कृष्णा कमीशन ने अपने उनके नेताओं के बारे में क्या क्या कहा था, अगर उनके साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो किस बुनियाद के ऊपर वो हमसे कह रहे हैं कि आप सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट लेके आओ और आपकी हैसियत क्या है, आप हमसे पूछ रहे हैं करके। आप तो सत्ता की लालच के अंदर किसी के साथ भी किसी भी लेवल के ऊपर गिरने के लिए तैयार है। हम अपने मुद्दों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये आपको साफ बता रहे हैं। इत्तेहाद की जो बात है ये सिर्फ महाराष्ट्र के हद तक महदूद है या इसको कौमी सतह पर? देखिए, मैंने तो कल भी ये बात कही थी कि हम देश भर में हम तैयार है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने के लिए, देखिए एक अंग्रेजी में कहावत है, एक मरतबा दूध उबल कर गिर गया तो उसके बाद रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क बोलते हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के नतीजों को देखने के बाद अगर हम ये तय कर लेते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसी नौबत ना आनी चाहिए तो सभी को लेकर चलिएगा उसमें। और सिर्फ हम हमारी बात क्यों कर रहे हैं, हमारे प्रकाश अम्बेडकर साहब को भी, वंचित बहुजन आघाड़ी को भी उसके अंदर साथ ले लीजिएगा। उसमें बहुजन समाज पार्टी के अगर कुछ रहेंगे, समाजवादी की पार्टी के अगर कुछ रहेंगे, एक पावरफुल एक फोर्स तैयार करिएगा ताकि बीजेपी को ऐसा पछाड़ा जाए कि महाराष्ट्र के अंदर। आप तीसरे महाज की बात कर रहे हैं, तो ये तीसरे महाज का नेतृत्व करेगा कौन? कांग्रेस अब तक करती आई है। देखिए साहब, ये लड़ाई उनकी है, उसके अंदर हम सियासत में
कुर्सी के लिए लड़े नहीं है कभी, वरना हैदराबाद के अंदर हमारा भी कई सालों से डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहता, लेकिन हमने कुर्सी की लालच कभी की नहीं है। हम लोगों के बीच में जाकर हम लोगों के मुद्दे, और आज इस देश को बचाना सबसे अहम बात है। उस कुर्सी के ऊपर बैठेगा कौन, ये बाकी के जितने भी पार्टियां हैं ये आपस में तय कर ले। हम आपको साफ बताना चाहते हैं, हम उस कुर्सी के लालची नहीं है, हम उस कुर्सी के ऊपर बैठना नहीं चाहते हैं। हम अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। शिवसेना का नाम आता है, वापस गिराने सारी बातें सामने है, तो ऐसा आयोजन से क्या बुराई, आपके ऐसा क्या घटना घटी है कि आपके साथ आने तैयार नहीं? अछूत है, हम अछूत है, हम अनटचेबल है, कि हमको हाथ नहीं लगा सकते हैं। अब्दुल सत्तार उनको चल सकता है, लेकिन इम्तियाज़ जलील से परहेज है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी को शिवसेना चल सकती है, लेकिन MIM से परहेज है। क्यों परहेज है? उसकी हकीकत ये है कि ये इतने सालों तक ये सोचते थे कि ये कौम की लीडरशिप कौन करेगा, तो हम करेंगे करके उसमें, तो ये इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि हम अपनी कुर्सी के बाजू एक कुर्सी कैसी लगा दे कि जिसके ऊपर या तो असदुद्दीन अवैसी साहब बैठेंगे, इम्तियाज़ जलील बैठेगा। नहीं, इनकी कौम को तो हमने तो इतने सालों तक है तो कुर्सियाँ बिछाने उठाने का काम, शतरंजियाँ बिछाने का काम दिए है। आज इनकी ये हैसियत हो गई है कि हमारे बाजू बैठने की बात कर रहे हैं करके। ये लड़ाई इम्तियाज़ जलील की या असदुद्दीन अवैसी की नहीं है साहब, ये हकीकत की ये लड़ाई ये है कि कहीं ना कहीं हमको एक तरफ बीजेपी को हराना है और दूसरी तरफ अपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को मजबूत करना है। ये तमाम पसमंजर आप महाराष्ट्र मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम कहीं जाते हैं, सेना, कांग्रेस, NCP हारती है तो बोले MIM की वजह से हारे, बीजेपी जीतती है तो MIM की वजह से जीते हैं। ये रोना कब तक आप रोते रहेंगे उसके अंदर? अब तो आप जो इल्ज़ाम लगाते हैं इनकी लुपा छुपी छुप के ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अरे मैंने तो डंके की चोट के ऊपर ओपन कहा हूं तुमको कि अगर तुम्हारी सही नीयत साफ है तो आओ, हम तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार है, बोलो डिक्लेयर करो, उसके अंदर हम सब साथ में मिलकर करेंगे उसके अंदर। तो अब ये पेचीदा हो गए हैं, इनको परेशान हो गए हैं कि साला इतने दिनों से तो हम इनको घुमा रहे थे पब्लिक को कि ये बीजेपी को मदद करते हैं, बीजेपी को। मैं बोला लो अब तुम्हारे साथ में आके तो हम बीजेपी को कैसा गिराते हैं। और 2019 के अंदर, 2014 के अंदर हमने किसको हराए? यहाँ पे तो कांग्रेस का MLA नहीं था, यहाँ पे तो कोई NCP का MP नहीं था, हमने हराए किसको? बीजेपी और शिवसेना के MLA को हराए, बीजेपी और शिवसेना के MP को हराए हैं हमने। और फिर उसके बावजूद भी अगर हमको बोलते हैं, जनता बहुत होशियार हो चुकी है। सर आप कहते हैं शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी है और हिंदू करती है, शिवसेना के माजी खाते मुसलमान की पार्टी है, बिल्कुल इसमें जो नुकसान सर जनता का नहीं। देखिए, आज हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप अगर मुसलमानों का अगर ख्याल रखते, चाहे वो शिवसेना हो या कांग्रेस NCP हो, अगर वो मुसलमानों को आप सही तरीके से उनका प्रतिनिधित्व देते तो शायद MIM के लिए महाराष्ट्र में कोई जगह ही नहीं रहती थी उसमें। आपने उनको नज़रअंदाज किया, आपने उनको ये समझा कि इनको जूती के नोक के ऊपर रखो, ये जाएंगे कहाँ, ये तो हमारे पास ही आने वाले हैं करके उसमें। तो आज मुसलमानों की ये गद हो चुकी है साहब कि हमारा कहीं पर भी हमारी नुमाइंदगी नहीं है। आप मुझे ये बताइए ना, पवार साहब को कभी लगा नहीं कि मुझे इस कौम के नमक का हक अदा करना है, मैं इनका एक MP चुना कर दूंगा महाराष्ट्र से? उसमें कभी लगा नहीं है कांग्रेस पार्टी को कि हम देंगे करके? शिवसेना कहती है नहीं, हम भी मुसलमानों को हम बहुत लेकर चलते हैं। 30 साल 35 साल पहले किसी एक साबिर भाई को दिए थे, तो उसी का राग रखते चले आएंगे उसके अंदर अगले 50 सालों तक। देखो, हमने साबिर भाई को दिए थे 35 साल पहले उसके अंदर, और अब सत्तार भाई को। तो मेरा तो यही है, सत्तार भाई चलते हैं तो इम्तियाज़ भाई में क्या है? जैसे ही इलेक्शन का बोल बजता है तो संभाजी नगर और औरंगाबाद का नाम आप पूछे ना। देखिए, इनके अंदर कितनी एकजहिती है। रिक्शे के 3 पहिए होने के बावजूद तीनों पहिए अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा इस मुद्दे के ऊपर उनका क्या कहना है। शिवसेना कुछ अलग बात कहेंगी, NCP कांग्रेस कुछ अलग बात कहेंगी, तो चला रहे हैं बस। देखिए, कुर्सी की लालच जो है ना वो बहुत बुरी होती है। इसका मतलब ये मुसलमानों को टेबल उठाने, कुर्सियां बिछाने, चादर उठाने के दिन चले गए, आप ये बोलना चाह रहे हैं? देखिए, हमारी तरफ से हमारी पूरी कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी भी हम कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर हमको नतीजे मिल रहे हैं, कहीं पर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन एक ईमानदारी के साथ जब जाएंगे ऊपर तो अल्लाह से
ये कहेंगे कि मैंने ईमानदारी के साथ पूरी कोशिश किया था कि इस कौम को उनका हक़ दिलाए करके, उसमें हमारी कोशिश के अंदर हम कितने कामयाब होंगे हमें पता नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं तुम कोशिश ही मत करो, जो चल रहा है वैसे चलने दो करके उसमें, तो हमने कम से कम अपनी कुर्सी तो मजबूत कर ली है। अब हम चाहते हैं कि इस कौम की भी अब शतरंजियाँ उठाने के दिन ख़त्म होने चाहिए, वो भी है तो इन कुर्सियों के ऊपर जाके बैठना चाहिए। इस तरह से आपने खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की बात को सुना। उन्होंने ठोस वादे तौर से कहा है कि एक शिवसेना जिसका नाम बाबरी मस्जिद गिराने में आता है, जैसे समाचार पत्रों में मिला है, जैसे साहब ने खुद कहा है, तो एक सवाल तो उभरता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस जो अपने आप को सेकुलर कहती है, तो आखिर सवाल फिर नेशनल तरह से उठता है कि एमआईएम ने ऐसा देश में कौन सा मंदिर गिराया, कौन सी मस्जिद गिराई, कौन सा चर्च गिराया। तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि जो मुसलमानों की राजनीति है उसको ख़त्म करने या कम करने की कोशिश की जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि नई समीकरण में, नए भारत में आप मुसलमानों के साथ चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। और ये कड़वा सच है कि मुसलमान आप जाग चुका है। अगर मुसलमानों को हथेली पे जन्नत बताने का काम किया गया तो याद रखिए यही जनता आने वाले चुनाव में आपको जहन्नम रसीद कर देंगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।